Hey guys, welcome back to our channel Study Byte. So today we are back with a new video with a new chapter Motions of the Earth. So let's start the chapter Motions of the Earth. तो मोशंस ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें यानी मोशन यानी कि किसी भी चीज़ की हमें पता है कि किसी भी चीज़ में मोशन होता है यानी मोशन यानी कि गति। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, नथिंग इज स्टेशनरी, आवर अर्थ ऑल्सो मूव्स कंटिन्यूसली इन द स्पेस। तो जैसा कि हमने बात की कि यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि एकदम स्थिर हो, हर चीज़ की अपनी कोई ना कोई गति होती है। तो हमारी अर्थ की भी गति है यानी कि हमारी पृथ्वी भी गति करती है और पृथ्वी के मुख्य गतियों के दो प्रकार हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी कि रोटेशन को अगर हम हिंदी में बोले कि किसी भी चीज़ की अगर हम मतलब घूमना, अगर उसको इजीली अगर हम इजी भाषा में बोले यानी कि घूमना, और रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति यानी कि किसी भी की चीज़ के आसपास घूमना। रोटेशन एक होता है कि हम खुद घूमते रहें और रिवॉल्यूशन यानी कि हम किसी चीज़ के आसपास घूमते रहें। रोटेशन इज द एक्ट or process of moving or turning around a central point. The earth rotates on its axis. तो हम अगर रोटेशन की बात करते हैं यानी कि रोटेशन एक केंद्रीय बिंदु पर घूमने की प्रक्रिया है, यानी कि हम किसी एक जगह पर खड़े हैं और फिर वहाँ पर हम घूम रहे हैं। हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, यानी कि वैसे एक्सिस इमेजिनरी है लेकिन उसको हम ऐसे इमेजिन करके चलते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन दैट इज पैरेलल टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन विच मेक्स वन अर्थ डे। तो ऑर्बिटल प्लेन की अगर हम बात करें यानी कि ऑर्बिटल प्लेन उसका ऑर्बिट पाथ यानी कि उसका परिक्रमा पथ जिसमें वो रोटेट करती है। तो ऑर्बिटल प्लेन यानी कि हम पृथ्वी के उस कक्ष की या उस पाथ की या उस परिक्रमा वाली जगह की हम जहाँ बात कर रहे हैं जहाँ पर वो घूमती है। तो पृथ्वी पूरे 24 घंटे लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने। It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun on its orbital path. But we ignore the 6 hours for the sake of convenience, and every 4 years these saved 6 hours are added to make one day in the month of February. This year with an extra day is known as a leap year and has 366 days. तो जो हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है, पर वो 365 दिन नहीं, वो एक्चुअल में 365 दिन और 6 घंटे यानी कि एक दिन का एक चौथाई हिस्सा। तो ये एक चौथाई हिस्सा हर साल ऐड होते जाता है और फिर ये जो लीप ईयर होता है यानी कि 4 साल बाद जो लीप ईयर आता है चौथे साल में, ये जो दिन होता है फिर एक चौथाई हिस्सा ऐड कर कर के ये जो पूरा जो 24 घंटे मिलके बनते हैं वो एक्स्ट्रा दिन हम लीप ईयर में ऐड कर देते हैं और फिर जाके वो लीप ईयर कहलाता है यानी कि 366 डेज। इफेक्ट्स ऑफ द मोशन अर्थ। A year is mainly divided into 4 seasons: winter, spring, summer and autumn. These seasons are experienced due to change in the position of earth around the sun. Position of the earth change around the sun because of its revolution. A year is mainly divided into 4 seasons: winter, spring, summer and autumn. तो as we all know कि साल में पूरे 4 सीजन्स आते हैं और ये सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं अर्थ की स्थिति में चेंज होने के कारण, यानी कि उसकी पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण हम ये मौसम का अनुभव करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने और झुकाव के कारण पृथ्वी की स्थिति में बदलाव होता है। Hence, the earth revolves around the sun throughout the year. Different parts receive varied amounts of heat.
The part which is more tilted towards the sun experience longer days and hotter climate during the period. As different parts of Earth are tilted towards the sun throughout the year, while revolution, solstices, and equinoxes are experienced. तो जैसे कि एज वी ऑल नो कि हम 4 सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, और जब पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के अलग अलग भाग पर अलग अलग टाइम पर पड़ेंगी। तो और उन्हीं चीज़ों को हम सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी कि क्रांति और विषुव। तो अगर हम बात करें कि जहाँ पर पृथ्वी की ज़्यादा देर तक पृथ्वी की सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहाँ पर ज़्यादा दिन तक गर्मी रहेगी, वहाँ पर ज़्यादा दिन तक गर्म जलवायु होगी। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है कि बीच में सन है और ये अर्थ की पोजीशन है, चारों पोजीशन कि जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व हो रही है उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, और उसी कारण अर्थ के जो हिस्से हैं उन पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। सॉल्स्टाइस, सॉल्स्टाइस को हम हिंदी में संक्रांति बोलते हैं। साल में संक्रांति 2 बार आती है जिसमें सूर्य की किरणें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर गिरती हैं, यानी कि ट्रॉपिक्स, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक्स और हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो जैसे कि हमने कहा कि साल में संक्रांति 2 बार आती है, यानी समर सॉल्स्टाइस। तो समर सॉल्स्टाइस की अगर हम बात करें तो समर सॉल्स्टाइस 21 जून को आता है। इसमें होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो झुकाव होता है वो सूर्य की तरफ होता है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा होता है वहाँ पर सूरज चमकता है, और उसी कारण वहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है और दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। और इसका जस्ट जो ऑपोजिट होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है और दिन छोटे और रात लंबी होती है, और इसी वजह से आर्कटिक सर्कल तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, और आर्कटिक सर्कल तक हम 6 महीने कंटिन्यूसली दिन में सनलाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं, या दिन में सनलाइट ज़्यादा होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसी कारण 6 महीने तक गर्मी हम अनुभव कर सकते हैं। विंटर सॉल्स्टाइस में जस्ट इसका समर सॉल्स्टाइस का जस्ट उल्टा है। विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर को आता है, और इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसका झुकाव सूर्य की तरफ होता है, तो इसी कारण हम सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे गर्मी होती है। The areas beyond the Antarctic Circle experience continuous light 6 months as it's inclined towards the sun. The conditions are exact opposite in the northern hemisphere. तो ये भी वही कह रहा है कि जब सदर्न हेमिस्फीयर की बात आती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे दिसंबर सॉल्स्टाइस होता है, और उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर का जो एरिया होता है सदर्न हेमिस्फीयर का वहाँ पर गर्मी होती है, और 6 महीने तक आर्कटिक सर्कल भी कंटिन्यूस लाइट लेता है सन की। 6 महीने तक आर्कटिक सर्कल पर भी सूर्य की सूर्य सीधा चमकता रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विनॉक्स की। Equinoxes also occur twice in a year on 21st March and 23rd September. Neither of the poles are tilted towards the sun. Hence, the sun rays fall directly on the equator, due to which all the places on the earth experience equal daylight and hours and equal night time hours, that is 12 hours of a day, 12 hours of night on the places of the earth. तो इक्विनॉक्सेस की हम बात करें तो इक्विनॉक्सेस का मतलब विषुव, यानी कि जिस वक्त सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, सॉरी मकर रेखा पर नहीं, भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर जिस वक्त सूर्य एकदम सीधा चमकता है उस टाइम पृथ्वी भी एकदम सीधी परिक्रमा करती है। उसका कोई भी पोल, यानी कि उसका कोई भी ध्रुव
सूर्य की तरफ झुकाव नहीं होता है, उस वक्त वो एकदम सीधा रोटेट करती है और उसी टाइम पर जो सन की जो रेज़ होती हैं वो सीधा इक्वेटर पर पड़ती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर, और इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, यानी कि विषुव बोलते हैं, जो कि साल में 2 बार आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब 12 घंटे के दिन और रात बराबर होती हैं, यानी कि 12 घंटे ही दिन और 12 घंटे की रात। और ये जो 2 दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।